मौजूद हैं एनटीजी इन्फोटेक आईटी कंपनी के फाउंडर श्री सोमेश नायर जी। स्टार्टअप्स और लो टियर की कंपनीज हैं उनको हेल्प आउट करता है अपनी डिजिटल ब्रांडिंग में। उसके अलावा थिंक करते रह गए, मतलब बफर मोड में चले गए। तो हाँ सर, सीएआई आरबीएस केवीबी ने किस प्रकार सहयोग दिया सर आज? मैंने और मेरी टीम में थोड़ा सा इस पर वर्क किया जी, और वहाँ से ही वो इंस्पिरेशन आया है। ऐसी स्टार्टअप की शुरुआत में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अभी भी करना पड़ रहा है और मैं मान के चलता हूँ वो आगे भी होगा। इतनी स्टार्ट करने के बाद जब हम सेकेंड फेज में जा रहे थे तब मेरी इंक्यूबेशन से पहली मुलाकात हुई थी। सर, आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? थैंकफुल भी हूँ आपके मतलब पूरी टीम का। मतलब आपको हेल्प मिली है मतलब सीएआई से आपको? सर, मेरा ये है कि एनटीजी इन्फोटेक किन किन सेवाओं में कार्य करता है सर? इट्स नॉट ए वेल डिफाइंड फॉर्मूला होता है, लेकिन जो हम लोग समझते हैं उसके हिसाब से हमने 3 फेज में डिवाइड किया। नमस्कार, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय की पॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनटीजी इन्फोटेक आईटी कंपनी के फाउंडर श्री सोमेश नायर जी। सर, जानते हैं सर की स्टार्टअप जर्नी के बारे में। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को और एनटीजी इन्फोटेक आईटी कंपनी के बारे में बताइए। थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और हमारा जो एनटीजी इन्फोटेक है वो एक आईटी स्टार्टअप है जो कि जितने भी स्टार्टअप्स और लो टियर की कंपनीज हैं उनको हेल्प आउट करता है अपनी डिजिटल ब्रांडिंग में। उसके अलावा उनको जो भी आईटी सर्विसेज चाहिए होता है उसके लिए करता है। हम कस्टमाइज वेब एप्लीकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहता है। सर, आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन मैं जानना चाहूँगी सर आपसे। एक्चुअली मैम ये मतलब इसका जो इनिशिएटिव आया था, मैं फ्रीलांसिंग में वर्क करता था, मतलब फ्रीलांसिंग में एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देता था। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको कंपनी में चेंज किया जाए। और जब ये स्टार्ट किया था तब स्टार्टअप का वगैरह ऐसा कल्चर नहीं था इतना ज़्यादा, बट स्टिल हम लोग ने थोड़ा सा मतलब मैंने और मेरी टीम में थोड़ा सा इस पर वर्क किया जी, और वहाँ से ही वो इंस्पिरेशन आया है हमको। ओके सर। हाँ सर, सीएआई आरबीएस केवीबी ने किस प्रकार सहयोग दिया सर? आज इनक्यूबेटी आप यहाँ हैं तो इस बारे में आप मुझे बताइए। अगर आप जैसे कि एक कंपनी का अगर आप देखते हैं कि एक कंपनी कई फेजेस से जाता है जी। जैसे कि स्टार्ट करने का एक फेज होता है, सेकंड फेज जो होता है वो होता है कि उसको ग्रो करने का जी। तो जो कंपनी स्टार्ट करने के बाद जब हम सेकंड फेज में जा रहे थे जी, तब मेरी इंक्यूबेशन से पहली मुलाकात हुई थी जी। और जो हम उस टाइम पे जो हम कर रहे थे दैट वाज जस्ट ए सिंपल थिंग। आप समझ सकते हैं कि कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे थे। तो जब हम सीएआई में आए उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि कैसे कंपनी को ग्रो करना है जी, और कैसे सिस्टमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, इवन जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ों में हमें मतलब सीआई ने काफ़ी हेल्प किया है जी। मैं थैंकफुल भी हूँ आपके मतलब पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे मतलब पॉइंट टू पॉइंट जब जब परेशानी आई है उसमें गाइड किया हुआ है। एक रियल स्टार्टअप बनने में उन्होंने हेल्प आउट किया है हमें। मतलब आपको हेल्प मिली है मतलब सीएआई से आपका? हाँ जी। सर, मेरा ये है कि एनटीजी इन्फोटेक किन किन सेवाओं में कार्य करता है सर? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा जो मेन पर्पस होता है, हम लोग आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कि एक क्रिकेट टीम में जैसे कोई बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जा रहा है, ठीक है ना, एक टीम का बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जाता है तो उसका जो सपोर्ट स्टाफ होता है आप कह सकते हैं हम वो सपोर्ट स्टाफ है। मतलब जब वो कंपनी परफॉर्म करने जा रही होती है तो उसके बैकग्राउंड में बैठ के हम उनको उस परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में हेल्प आउट करते हैं। ओके सर। क्योंकि आप जानते हैं कि आईटी जो है वो आज की डेट की नीड हो गई है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप केवल ब्रिक एंड मॉर्टर वाली कंपनीज को आप चला सकते हैं। आपका डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको टेक्नोलॉजी अपने वर्क में कोई सा भी काम हो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि कोई आईटी रिलेटेड ही वर्क करो, आप कोई सा भी, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि मतलब नॉन आईटी वाले काम करते हैं, बट अगर आप उसमें टेक्नोलॉजी एम्बेडेड करते हैं
तो वो आपको आपके वर्क को आपका आपका जो मेहनत है उसको कम करता है और आउटपुट जो है वो बढ़ाता है। जी। तो हमारा मेन फोकस उसी चीज़ में रहता है कि हम कैसे मतलब किसी भी कंपनी को बैकग्राउंड में रह के सपोर्ट दे सकें, जी। जिससे कि वो अपने ग्रोथ्स को और उनका जो विजन है उसको अचीव कर सके। जी। दैट इज अवर मेन थिंग। बिल्कुल राइट सर। सर आप ना जैसे अपन कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है, तो ऐसी स्टार्टअप की शुरुआत में आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अभी भी करना पड़ रहा है जी। और मैं मान के चलता हूँ वो आगे भी होगा ही। जी। इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फील्ड, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट एंड पार्सल है। जी। जैसे कि स्टार्टिंग में आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ माय फैमिली। तो मेरी फैमिली में इसके पहले किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया था, सब गवर्नमेंट सर्विस वाले थे बिल्कुल। और सब, तो मैंने कभी भी बिजनेस को रॉ देखा नहीं था कि कैसे एक बिजनेस किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने कभी फेस नहीं की थी। तो उसके कुछ चैलेंजेस थे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको टैक्सेशन होता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये तो मेरे ख्याल से मतलब मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी होती है सर। कि जो टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम होती है, नहीं तो जो आपको डॉक्यूमेंटेशन जो करना होता है, आपको जो उसका एक पर्टिकुलर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि आपको नॉर्म्स जो पूरे करने होते हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आई थी जी। और इंक्यूबेशन ने भी मुझे उसमें बहुत हेल्प आउट किया है। जी। तो मतलब ये कुछ चैलेंजेस थी, प्लस कैसे बिजनेस लाना है, क्योंकि कैसे सेल्स को आपको करना है, कैसे आपको अपनी टीम को मैनेज करना है, कैसे ऑपरेशंस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, इन हर पॉइंट पे पहले भी प्रॉब्लम आई थी, अभी भी आती है, बट जैसी प्रॉब्लम आती है फिर हम उसका रास्ता ढूंढते हैं, तो ओके। सॉर्ट आउट होता है वो चीज़ें। वेल सर, भविष्य के लिए सर, फ्यूचर के लिए क्या-क्या योजनाएँ हैं सर आपकी? आप बताएँ सर दर्शकों को हमारे। मैम एक्चुअली सी, अब हम थोड़ा सा, क्योंकि एआई का टाइम चल रहा है, तो हम अपने वर्क में एआई को एम्बेडेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना। ऑलमोस्ट हमारा जो टास्क है, हमारे जो काम है, उसमें 60% टू 65% हम एआई में आ चुके हैं। और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें काफ़ी आसानी हो रही है और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं उसके कारण। तो आगे फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स हम यही चाहते हैं कि हम एआई बेस्ड, मतलब अपनी कंपनी को टोटली एआई में हम कन्वर्ट करें, जिससे कि हमारा जो हमारा वैल्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एआई प्रोडक्ट्स को भी हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट, और वो आपके थ्रू, मतलब वो आप बिल्कुल एफपीओज सर, और बिल्कुल। इनक्यूबेटर्स को हाँ, मिलेगा। सीआई से आपको पूरा सहयोग मिलेगा जी। सर। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, आपके नज़रिए में डिजिटल प्रेज़ेंस किसी कंपनी के लिए क्यों आवश्यक है सर? ये आपने बहुत मतलब पिन पॉइंट का क्वेश्चन पूछा है। हाँ। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि आप आज से 10 साल 15 साल पहले के एक सिनेरियो को लेके चलते हैं। तो जब हम मिठाई लेने जाते थे या कुछ भी करने जाते थे, तो हमें पता रहता था कि ये पर्टिकुलर शॉप बहुत फेमस है। वो क्यों पता रहता था? क्योंकि वो ओरली सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ओरली उनका प्रमोशन किया हुआ होता था एक सिटी में, बोला हाँ भैया, आप जैसे हमारे यहाँ का आप ये भोलेनाथ है उन पे चले जाइए। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये सीन होता जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। मतलब कि अगर कोई ग्वालियर में कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्वालियर में ही दे। वो हो सकता है कि ग्वालियर में बैठ के केरला में दे सकता है, हो सकता है वो यूएस में दे सकता है। वी हैव हैंडल्ड प्रोजेक्ट इन यूएस इन द सेम वे। तो उस टाइम पे अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, तो पहली बात तो ट्रस्ट डिफिशिएंट होता है कि मतलब आपका ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके मतलब जो आपको काम देना चाह रहे हैं उनके साथ, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। सेकंड थिंग ये रहता है कि आपकी रीच नहीं पहुंचती है वहाँ पे, क्योंकि ग्वालियर में बैठ के कोई कोई कैसे जान सकता है कि ग्वालियर में एक सीआई है, एक एनटीजी इन्फोटेक है, नहीं तो कोई और चीज़ है, कैसे जान सकता है? जी। तो आपका एक रोबस्ट प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी। और जिसकी स्टार्टिंग आप समझ लीजिए कि पहले आपको अपना प्रेजेंस बनाना है। हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है हमारी कंपनी ने। जी। इट्स नॉट ए वेल डिफाइंड फॉर्मूला वगैरह, लेकिन जो हम लोग समझते हैं उसके हिसाब से हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द प्रेजेंस फेज। आपका डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए फर्स्ट इज द प्रेजेंस फेज। आप सब जगह आप अपने प्रेजेंस को बनाइए। आप वेबसाइट में आप एक अच्छी वेबसाइट बनाइए, आप अच्छा सोशल मीडिया बनाइए, और भी फोरम्स जो है वहाँ पे जाके आप मतलब रजिस्टर कीजिए, उधर अपना प्रेजेंस बनाइए।
उससे क्या होगा कि आप ऑनलाइन, आप ऑफलाइन चीज को ऑनलाइन ले जा रहे हैं, मतलब आपका एक प्रेजेंस बन रहा है। जैसे हमारा एक एड्रेस बनता है, हमारा एक घर बनता है, वैसे ही आपका एक प्रेजेंस बन रहा है मल्टीपल जगह पे। ठीक है, सेकंड चीज है उसको मेंटेन कीजिए जी। पोस्टिंग कीजिए, सारी चीजें, मतलब वेबसाइट में कुछ चेंजेस कीजिए, ब्लॉग्स लिखिए, कंटेंट लिखिए, तो आप उस चीज को मेंटेन करके चल रहे हैं। थर्ड थिंग इज ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है आपका कि अब आपको आगे बढ़ना है, जी। तो आप पेड प्रमोशंस यूज कर सकते हैं और आप एसईओज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रेजेंस को और रोबस्ट कर सकते हैं। और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप देखिए, जो दिखता है वही वही बिकता है। एक मैं आपको बता दूं, आईफोन लॉन्च होने के पहले भी स्मार्टफोन्स थे, लेकिन वाई आईफोन वाज सच ए हिट, उसको अगर आपको देखना है तो आपको उसके प्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा। जब जिस दिन आईफोन लॉन्च हुआ था तो स्टीव जॉब्स ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, आपको उस पे जाना पड़ेगा। उसमें जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसने टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करके समझाया सामने वाले को कि ये एक नीड है। और आज की डेट में आप देख लीजिए, स्मार्टफोन्स का पूरा एरा ही स्मार्टफोन का है। तो मतलब हम जो दिखता है वो ही बिकता है। अगर हम उस प्रोसेस पे जा रहे हैं तो हमें अपने प्रेजेंस को अच्छा करना बहुत जरूरी है। जी। सर, इसी के साथ एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे एक स्टार्टअप को, एक एंटरप्रेन्योर को अपने स्टार्टअप कंपनी के लिए कैसा अप्रोच रखना चाहिए, मीन्स किन किन फील्ड्स पे ध्यान देना चाहिए? मैम देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करके थोड़ा सा उसमें दूंगा। इसको हमें 2 सेक्शंस में डिवाइड करना चाहिए, तो मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊंगा जी। और ये जनरली हर बिजनेस के लिए ये रहता है, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है उसके लिए, मतलब ये करना चाहिए कि 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जी। एक हो गया कोर, एक हो गया नॉन कोर। जी। कोर मतलब कि क्या है कि कोई बिजनेस जो कर रहा है, मतलब किस चीज का बिजनेस कर रहा है, जैसे कि आपके यहाँ फार्मर्स वगैरह का है, जी। एफपीओज है, तो वो एफपीओज कोई फूड प्रोसेसिंग का कर रहा है मान लेते हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। दैट इज देयर कोर। उनका मेन चीज है, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल बेचना, दैट इज देयर कोर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाइए, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा और उसके मतलब वेरिएंट्स निकालिए। ऐसे कई सारी चीजें आप कर सकते हैं जी। जो कि कोर है, क्योंकि वो आपका मेन बिजनेस है। जी। आप एक मतलब आप एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि आप फूड को बेच रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे किसी भी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सेकंड है जो कि नॉन कोर कह सकते हैं, लेकिन वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको अपना मस्टर्ड ऑयल बेचना है, आपको अपना आलमंड ऑयल बेचना है, या आपको कुछ और ऐसा प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन उसको अकेले से काम नहीं होता नहीं है। चलेगा। तो उसके लिए हम, मतलब मैंने उसके लिए 7 चीजों में डिवाइड किया है कंपनी को। फर्स्ट वन इज आपका सेल्स, सेकंड इज आपकी मार्केटिंग, थर्ड इज आपका ऑपरेशंस, रिसर्च, एचआर, मैनेजमेंट, फाइनेंस। ये 7 पिलर्स हैं एक कंपनी के। सही। तो आपको उन 7 पिलरों पे उतना ही इम्पोर्टेंटली देखना होगा, उतना ही इम्पोर्टेंटली आपको मतलब फोकस करना होगा। आपको ये सातों के 7 स्टेज में एक एंटरप्रेनर को, जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक एंटरप्रेनर वो, या एक माइक्रो लेवल का एंटरप्रेनर, उसको इन 7 चीजों पे पैरेलली ध्यान देना चाहिए। जी। आपका जो सेल्स है, बिना सेल्स के आपकी कंपनी नहीं रन हो सकती, बिना मार्केटिंग के आपका सेल्स नहीं मिल सकता है। जी। चलो आपको सेल्स मिल गया, अगर आपका ऑपरेशन सही नहीं है, आप मान के चलिए कि आपका ऑपरेशंस जो है वो मतलब डगमगा रहा है, कुछ गड़बड़ आ रही है उसमें, तो उसके बिना आप उस प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन से उधर डिलीवर नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। एचआर नहीं है तो आप अच्छे लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते, फाइनेंस नहीं है तो आप, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ज्यादातर स्टार्टअप्स करते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है कि कितना इनपुट आ रहा है, कितना जा रहा है, आप केवल एक्सपेंस ही करते जा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। रिसर्च नहीं कर रहे हैं आप, इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं डाल रहे हैं आप, मतलब अपने प्रोडक्ट को और बेहतर नहीं बना रहे हैं, तो आप उधर आप अपनी पैकेजिंग को बैक के लिए रिसर्च होता है, इन सब अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो भी आप पीछे रह जाएंगे। एंड द 7th थिंग इज मैनेजमेंट। इन सबको हैंडल करने के लिए, इन सबको वो करने के लिए एक मैनेजमेंट जो होता है, अगर आपने वो नहीं किया है, डिसीजंस लेने की आप में कैपेसिटी नहीं है, आप एट द
टाइम जब आपको डिसीजन लेना ही लेना है, तब अगर आप मतलब थिंक करते रह गए, मतलब बफर मोड में चले गए, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इन दिक्कतें 7 आती चीज़ों को आपको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर हमारे जो युवा उद्यमी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मैं एक संदेश देना चाहूँगा, मतलब एक मैसेज है मेरे लिए सिंपल, कि ये जो मैंने आपको जो बताया था, उस पे तो वर्क कीजिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू एम्बेडेड एज मच टेक्नोलॉजी एज यू कैन। मतलब जितना टेक्नोलॉजी आप लगाएंगे अपने काम में, उतना आप ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल सर। छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ के लिए टूल्स अवेलेबल है, और कस्टमाइज के लिए कंपनीज अवेलेबल है। आप लेकिन अपने कंपनी को टेक्नोलॉजी लगा के यूज़ करना चालू कीजिए, ऑटोमेशन मोड पे लाइए। जी। जितना आप अपने इस चीज़ को आप करेंगे, उतना ईज़ी होगा आपको बड़े-बड़े टास्क को हैंडल करने में। क्योंकि चैलेंजेस आएँगे, लेकिन उनको हैंडल करने के लिए आपको ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर क्यों ज़रूरी है सर? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे सर। ये मतलब कोई डिफर कर सकता है इस चीज़ से, लेकिन मेरे लिए तो, मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, तो हर कंपनी को एक बार स्टार्टअप में रजिस्टर कर इंक्यूबेशन में रजिस्टर करना चाहिए। जी। क्योंकि आप जब स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए न्यू थिंग, मतलब इंक्यूबेशन का मतलब ही वो है ना, इंक्यूबेटिस मतलब कि अगर आप उसका वो देखें तो एक मुर्गी जो है वो अंडे को हैच करती है, उसमें से चूजा निकालती है, सेम वही चीज है इंक्यूबेशन के। आप एक आइडिया को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन व्हेन यू कांटेक्ट द इंक्यूबेशन, तो उनके पास पूरा एटमॉस्फेयर अवेलेबल रहता है। जैसे कि मान लो कि मेरे को टैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मैं सीए को ढूंढने जाऊंगा, उससे अच्छा है कि अगर मैं एक स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हूँ, वो मेरे को मीट कराएंगे। अगर मेरे को फंड की जरूरत है, चलो मैं मान रहा हूँ बाहर से ही कहीं से लेना है मेरे को, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर कैसे बनता है, क्योंकि एक डिसेंट प्रेजेंटेशन तो बनेगा ना। तो इंक्यूबेशन में उसके एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो कि आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे। इसी तरीके से कई चीजों के लिए आपके कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन शेयर दैट विथ योर इंक्यूबेशन, और वो इंक्यूबेशन आपको उसका सोल्यूशन देगा। मतलब सीधी सी बात है, चलना आपको है, लेकिन हाथ पकड़ के वो रास्ता तो इंक्यूबेशन ही दिखाएगा। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जितने भी मतलब स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उनको एटलीस्ट अपने इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे आपको एक इंक्यूबेशन के साथ जुड़े रहना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत वैल्यूबल रहता है। मुझे तो बहुत फायदा दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर सीएआई आरबीएस केवीपी के लिए कोई संदेश मैसेज आप देना चाहें? हाँ, 100%, क्योंकि सीएआई एक इनिशिएटिव है जो कि आरबीएस केवीपी और नाबार्ड के थ्रू बनाया हुआ है, और उसका रिजल्ट मैं ले रहा हूँ, मतलब उसका बेनिफिट्स मैं ले रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स, आपने बहुत अच्छा मतलब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। पर्सनल लेवल पे भी मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ है, उसमें बहुत मोटिवेशन मिला है। मतलब यहाँ का स्टाफ इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर मैं मतलब पर्सनल लेवल पे भी वो मुझे हेल्प आउट करते हैं अगर मैं ब्रेकडाउन में हूँ तो। और दूसरी चीज़, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है हम लोगों को, वो बहुत अच्छा है। प्लस जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी है, मुझे स्टार्टअप इंडिया में जाने का मौका मिला है, एंड वी गॉट एन अवार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर आवर कंपनीज परफॉर्मेंस। सेकेंड रैंक हमें जो मिला था, ये इन सब में स्टार्टअप ने हमें नर्चर करने में बहुत हेल्प आउट किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर सीएआई, एंड होपफुली आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू आगे और बढ़ते रहेंगे, और हम आपके साथ बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने प्रेरणादायक विचार हमारे साथ साझा किए, और थैंक यू। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की प्रेरणादायक कहानियों के साथ जुड़े रहें। सीएआई आरबीएस केवीपी ग्वालियर। धन्यवाद।